वंदे मातरम दोस्तों। आज हम गर्भावस्था और शिशु से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को हल करते हैं। गर्भ हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस लुटियम या फिर सभी। इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये कार्पस लुटियम से स्रावित होता है। कार्पस लुटियम क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक अंडाणु एक कोश में रहता है जिसे फॉलिकल कहते हैं, और ये फॉलिकल जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसे ग्रेफियन फॉलिक्यूल कहते हैं। और फॉलिकल के फटने के पश्चात जब उससे अंडाणु बाहर आता है तो वह रक्त के थक्कों से भर जाता है, फॉलिकल जिसके अंदर अंडा था, और कुछ समय बाद वह एक ऊतक में परिवर्तित हो जाता है जिसे कार्पस लुटियम कहते हैं। अंडाणु के निषेचित हो जाने की स्थिति में प्लेसेंटा बनने से पहले ये कार्पस लुटियम प्लेसेंटा का कार्य करता है, और जैसे जो फॉलिकल होता है उससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, लेकिन कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन के कारण ही एंडोमेट्रियम लेयर टूटती नहीं है, और इसी से अंडकोश को जो निषेचित डिंब होता है उसको पोषण प्राप्त होता है। और यह पोषण कब तक प्राप्त होता है? जब तक प्लेसेंटा बन नहीं जाती है, और प्लेसेंटा बनने में 10 से 12 सप्ताह का समय लगता है। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ हार्मोन क्यों है। अगला प्रश्न है, परिपक्व अंडाणु के साथ शुक्राणुओं के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है डिंबोत्सर्जन, युग्मक जनन, निषेचन या फिर सभी। इसका सही उत्तर है निषेचन। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान मिट्टी खाने की इच्छा पैदा होती है जिसे क्या कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया, पाइका या फिर सभी। इसका सही उत्तर है पाइका। पाइका विकार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि शरीर में आयरन की कमी होती है। हम लोग सामान्य रूप से ये मान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी, इसी वजह से मिट्टी या चूना या पत्थर खाने की इच्छा होती है, लेकिन ये जब भी मिट्टी खाने का मन हो या फिर चूना आदि खाने का मन हो तो उस समय आयरन की कमी रहती है गर्भवती स्त्रियों में, इसी को ही पाइका विकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाइका विकार क्यों होता है? चूने की कमी से, आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से या फिर सभी। इसका सही उत्तर है आयरन की कमी से। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर किसके अंत तक गायब हो जाती है? 1 महीने के अंत तक, 2 महीने के अंत तक, 3 महीने के अंत तक या फिर 4 महीने के। तो इसका सही उत्तर है 3 महीने के अंत तक मॉर्निंग सिकनेस गायब हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस का तात्पर्य है गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में उल्टी आदि होती है, या फिर उल्टी ना होने पर उल्टी करने जैसा मन होता है, उसी को ही मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। और इसे ही हाइपरिमेसिस ग्रेविटेरम भी कहा जाता है जब ज़्यादा मात्रा में उल्टी होती है, और ये उल्टी अगर 9 महीनों तक लगातार जारी रहती है तो इसे ही हाइपरिमेसिस ग्रेविटेरम कहा जाता है। सामान्यतः मॉर्निंग सिकनेस जो है वो 3 महीने के अंत तक समाप्त हो जाती है, उसके बाद सारा भोजन वगैरह सब अच्छा लगने लगता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका, स्टेम सेल, ओवम या फिर वृक्क कोशिका। इसका सही उत्तर है ओवम, यानी अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। लोकिया का स्राव होता है किसके दौरान? गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान के दौरान, मासिक धर्म के दौरान या फिर प्यूरपेरियम के दौरान। इसका सही उत्तर है प्यूरपेरियम के दौरान। इसको पोस्टपार्टम भी कहा जाता है। पोस्टपार्टम के दौरान लोकिया का स्राव होता है। अब यहाँ पर लोकिया कहते किसे हैं? ये जो है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है जो योनि मार्ग से लगभग 28 या 30 या कभी कभी 2 या 1 माह के ऊपर होती रहती है। और लोकिया 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे एक होता है लोकिया रुब्रा, और एक होता है लोकिया सिरोसा, और तीसरा होता है लोकिया अल्बा। लोकिया 3 प्रकार का होता है, जिसमें से ये जो लोकिया रुब्रा है इसका जो रंग होता है वो हल्का क्या, वो लाल रंग का होता है लोकिया रुब्रा का। ये 3 से 4 दिन तक इसका स्राव होता है। और ये जो सिरोसा है इसका स्राव 4 से 10 दिन तक होता है, और ये थोड़ा सा गुलाबी रंग का होता है। और ये जो लोकिया अल्बा है
ये 10 से 28 दिन तक इसका स्राव होता है और ये हल्का पीले रंग का होता है। अब आप लोगों को लोकिया समझ में आ गया होगा कि लोकिया क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग है, अंडाशय, प्लेसेंटा, गर्भाशय या फिर लीवर। इसका सही उत्तर है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को खेड़ी और आंवल भी कहा जाता है और इसको गर्भनाल भी कहा जाता है। ये गर्भ में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो आशा है कि आप लोग इसका उत्तर जान गए होंगे। एक्लेम्पसिया से जुड़े जोखिम कारक हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्लेम्पसिया गर्भकालीन विषाक्तता का एक प्रकार है जिसमें गुर्दे ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं, उच्च रक्तचाप हो जाता है और चक्कर वगैरह भी इसमें आते हैं और उल्टियाँ कई बार होती हैं। तो इनसे जुड़े जोखिम कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अपरा इस्कीमिया या फिर प्रीमी ग्रेविडा या फिर संवहनी रोग या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अपरा इस्कीमिया क्या है? ये जो अपरा यानी कि जो गर्भनाल है यानी कि जो आंवल है, ये गर्भाशय में एंडोमेट्रियम लेयर को पार करके भी इसकी जड़ें जब फैल जाती हैं तो इसे अपरा इस्कीमिया कहते हैं। इसके कारण भी विषाक्तता, गर्भकालीन विषाक्तता हो जाती है। प्रीमी ग्रेविडा यानी कि जब गर्भवती पहली बार माँ बनती है तो ये कारण भी एक्लेम्पसिया का एक प्रमुख कारण है। संवहनी रोग के कारण भी एक्लेम्पसिया हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, एक्लेम्पसिया से जुड़ी मात्र जटिलताओं में शामिल है। यानी कि जब एक्लेम्पसिया हो जाता है, एक्लेम्पसिया जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये गर्भकालीन विषाक्तता का एक प्रकार है। तो एक्लेम्पसिया से जुड़ी मात्र जटिलताओं में शामिल है क्या क्या? मस्तिष्क रक्तस्राव या फिर प्रसवोत्तर मनोविकृति, अशांत दृष्टि या फिर सभी। इसका सही उत्तर है सभी। एक्लेम्पसिया के दौरान माताओं को कई सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन हेमरेज हो जाता है कभी कभी। प्रसवोत्तर मनोविकृति का मतलब होता है, जिसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी महिला प्रसव के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी इसको कहते हैं। इससे बार बार चिल्लाना, चीखना, बच्चे को जो है दुश्मन की तरह देखना, उसको दूध न पिलाना, डांटना, फटकारना और अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास करना, बच्चे को हानि पहुंचाने का प्रयास करना, ये सब प्रसवोत्तर मनोविकृति के अंतर्गत आता है। ये कब हो सकता है? ये एक्लेम्पसिया से जुड़ा लक्षण हो सकता है। और अशांत दृष्टि, ये भी इसकी जटिलता में शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इनमें से कौन सा परीक्षण ये बताता है कि गर्भावस्था निश्चित रूप से है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने वाला टेस्ट इसमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन, एचसीजी, एलएसएच या फिर प्रोजेस्टेरॉन। इसका सही उत्तर है एचसीजी। एचसीजी को हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यानी कि ये एचसीजी तभी बनेगा जब मानव अपरा विकसित होने लगती है। यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर से चिपक करके भ्रूण विकसित, जो निषेचित अंडाणु है वो उससे चिपक करके भ्रूण बनना सुनिश्चित करता है तब, और अपरा विकसित होना शुरू हो जाती, तभी ये हार्मोन स्रावित होता है। इसलिए ये वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रीमी ग्रेविडा यानी कि पहली बार जन्म देने वाली महिला में श्रम के पहले चरण की अवधि लगभग होती है। श्रम के पहले चरण का मतलब होता है कि जो प्रसव का पहला चरण है वो कितने अवधि का लगभग हो सकता है? 6 से 8 घंटे का, 10 से 12 घंटे का, 2 घंटे का या फिर 30 मिनट का। इसका सही उत्तर है 10 से 12 घंटे इसकी पहली अवधि हो सकती है। अगला प्रश्न है, जन्म देने के दूसरे चरण की अवधि लगभग होती है
6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे, 15 से 20 मिनट या फिर 30 से 40 मिनट। इसका सही उत्तर है 30 से 40 मिनट। इसमें प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जो प्रसव के चरण होते हैं वो 3 होते हैं। प्रसव के 3 चरण होते हैं। पहले चरण की अवधि लगभग प्रीमी ग्रेविडा यानी पहली बार माँ बनने वाली है अगर कोई महिला, तो उसको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। दूसरे चरण में, पहले चरण में क्या होता है, ग्रीवा विस्फारित होती है, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो 10 सेंटीमीटर फैलता है और जो जिस गर्भाशय में जो पानी की थैली होती है वो फट जाती है, और इस प्रथम चरण में ये होता है। और दूसरे चरण में, दूसरा चरण है 30 से 40 मिनट का। इसमें जो बच्चा है वो ग्रीवा मार्ग से, गर्भाशय के ग्रीवा मार्ग से बाहर आता है और योनि मार्ग से बाहर जन्म ले लेता है। तीसरा है, अब हाँ इसका उत्तर मैंने बता दिया कि इसका उत्तर है दूसरे चरण का की जो अवधि है वो 30 से 40 मिनट है। तीसरा है, जन्म देने के तीसरे चरण की अवधि लगभग होती है, ये होता है 15 से 20 मिनट। तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर आती है, यानी बच्चा दूसरे चरण में बाहर आता है, और यानी पहले चरण में तैयारी होती है, दूसरे चरण में बच्चा बाहर आता है, तीसरे चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का स्वागत योग्य एक संकेत है। आंतरिक रोटेशन, बाह्य रोटेशन, लाइटनिंग या फिर सभी। इसका सही उत्तर है लाइटनिंग। लाइटनिंग का तात्पर्य होता है कि जो गर्भ होता है, जब गर्भावस्था में जब प्रसव का समय नज़दीक आता है तो जो पेट ऊपर की तरफ रहता है, ये बच्चा जब अपना सिर नीचे कर लेता है तो पेट नीचे की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है, इसी को लाइटनिंग कहते हैं। कुल मिला के एक लाइन में अगर जानना चाहें तो ये है कि बच्चा जब अपना सिर गर्भावस्था में गर्भ में सर्विक्स की तरफ नीचे कर लेता है तो उसको ही हम लाइटनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली सबसे सामान्य डायबिटीज कौन सी है? टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज या फिर डायबिटीज या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज। इसका सही उत्तर है जेस्टेशनल डायबिटीज। इसका गर्भावस्था की सामान्य डायबिटीज है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। फॉलिक एसिड एनीमिया, विटामिन B12 अभावग्रस्त एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर सभी। इसका सही उत्तर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फॉलिक एसिड एनीमिया ज़्यादातर गर्भावस्था में नहीं होती है और ना ही विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होती है, बल्कि आयरन की कमी से एनीमिया होती है गर्भावस्था में सामान्य रूप से। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन टैबलेट में सामान्यतः किस आयरन युक्त यौगिक का प्रयोग किया जाता है? फेरस, ग्लूकोनेट, फेवरेट, फेरस, फेरस सल्फेट या फिर सभी। इसका सही उत्तर है फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के पश्चात कितने ml अधिक रक्तस्राव PPH कहलाता है। यानी कि जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके पश्चात जो रक्तस्राव होता है वो लगभग कितने ml हो तो उसे PPH कहते हैं, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। 500 ml, 1000 ml, 100 ml या फिर 200 ml। इसका सही उत्तर है 500 ml। अगर 500 ml से अधिक रक्तस्राव होता है तो इसको PPH कहते हैं, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रसव के बाद गर्भवती महिला को कितने घंटे तक अस्पताल में रुकना चाहिए? 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या फिर 2 घंटे। इसका सही उत्तर है 48 घंटे रुकना चाहिए। अगला प्रश्न है, डिलीवरी के बाद प्रथम 3 दिन तक लोकिया का रंग होता है पीला, गुलाबी, लाल या फिर पीला सफ़ेद। इसको मैंने अभी पीछे बताया था। इसका सही उत्तर है लाल।
लोकिया सिरोसा का रंग होता है पीला, गुलाबी, लाल या फिर पीला सफेद। इसका सही उत्तर है ये गुलाबी। अगला प्रश्न है, लोकिया अल्बा का रंग होता है पीला, गुलाबी, लाल या फिर पीला सफेद। इसका सही उत्तर है पीला सफेद। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है? प्लेसेंटा, अम्बिकल कॉर्ड, कार्पस लुटियम या फिर सभी। इसका सही उत्तर है कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम के बारे में मैंने पीछे बताया था कि ये जब अंडाशय में बनने वाली संरचना होती है, जब परिपक्व अंडाणु किसी फॉलिकल ट्यूब से निकल के बाहर आती है तो वहाँ पे एक संरचना बन जाती है पीतयुक्त, तो उसको कहते हैं कार्पस लुटियम। वहीं से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला देखिए, प्रसव में सहायक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर सभी। इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही गर्भ में जो पेट की कोशिकाएं होती हैं, जो पेट की मांसपेशियां होती हैं, उनमें सिकुड़न पैदा करती हैं, जिससे गर्भ को एक संकेत मिलता है कि बच्चे को बाहर कराना है, यानी कि प्रसव की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो ये प्रसव में सहायक हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा का सामान्य भार होता है 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 500 ग्राम। इसका सही उत्तर है लगभग 500 ग्राम। गर्भस्थ शिशु की हलचल कौन से सप्ताह से महसूस की जा सकती है? 22वें सप्ताह से, 8 सप्ताह से, 20 सप्ताह से या फिर 14 सप्ताह से। इसका सही उत्तर है 20 सप्ताह से इसकी हलचल, नहीं, ये 22वें सप्ताह से। इसका सही उत्तर है 22वें सप्ताह से इसके शिशु की हलचल सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्या छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है? अस्थानिक गर्भावस्था, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा या फिर एक्लेम्पसिया। इसका सही उत्तर है एक्लेम्पसिया को छोड़ करके। क्या छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है? ये प्लेसेंटा प्रीविया को छोड़कर, हाँ, इसका सही उत्तर है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया को छोड़कर ये तीनों ही, अस्थानिक गर्भावस्था भी, प्लेसेंटा एक्रीटा भी और एक्लेम्पसिया भी, ये तीनों ही आपात स्थिति में शामिल है। वो कैसे? यह अस्थानिक गर्भावस्था, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसमें जो निषेचित डिम्ब है वो गर्भ में एंडोमेट्रियम लेयर पे चिपक करके विकसित ना होकर के ये अंडवाहिनी में ही विकसित होने लगता है, फैलोपियन ट्यूब में ही विकसित होने लगता है, जिससे वो फैलोपियन ट्यूब फट जाती है या फटने का डर रहता है, इसलिए ये आपात स्थिति है। दूसरा है प्लेसेंटा एक्रीटा, ये भी आपात स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लेसेंटा की जड़ें होती हैं वो एंडोमेट्रियम लेयर को पार करके नीचे मायोमेट्रियम से भी नीचे पहुंच जाती हैं, जिससे प्रसव के बाद ज़्यादा मात्रा में रक्तस्राव और सड़न होने का खतरा रहता है। इस वजह से ये भी प्लेसेंटा एक्रीटा भी गर्भावस्था की आपातकालीन स्थिति है। और तीसरा है एक्लेम्पसिया। इसी को गर्भकालीन विषाक्तता कहते हैं। तो ये तीनों ही गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है। अगला देखिए, जन्म से 30 मिनट की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, नियोनेट अवस्था, लोकिया, पार्चुनेट अवस्था। तो ये सभी लोग जानती हैं, इसको कहते हैं पार्चुनेट अवस्था। यानी कि जन्म से जब बच्चे का जन्म हो गया उससे लेकर नाभिनाल काटने से प्लेसेंटा के बाहर आने से लेकर के बच्चे के गर्भनाल काटने तक की प्रक्रिया
30 मिनट के अंदर निपटाई जाती है। इसी को पार्चुनेट अवस्था कहते हैं। प्रसूतावस्था के दौरान योनि स्राव को क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं, पस डिस्चार्ज कहते हैं, लोकिया कहते हैं या फिर व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं। इसका सही उत्तर है लोकिया कहते हैं इसे। शिशु को स्तनपान कराने के पद में कौन शामिल नहीं है? लेड बैक, क्रॉस क्रेडल, वॉलीबॉल पद, साइड लेइंग पद। इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल पद। यानी कि स्तनपान कराने की कौन कौन सी स्थितियाँ, कौन कौन सी पोजीशन इसमें शामिल है और कौन नहीं है। तो लेड बैक भी है, क्रॉस क्रेडल भी है, साइड लेइंग है, लेकिन वॉलीबॉल पद नहीं है। लेड बैक का मतलब होता है कि बच्चे का पैर अपनी ये जो हाथ होता है दाहिना हाथ, इसके पीछे यानी कि पीठ से पीछे रहता है और सिर आगे करके स्तनपान कराया जाता है। क्रॉस क्रेडल में भी बच्चे को क्रॉस करके पकड़ा जाता है और बच्चे को दूध पिलाया जाता है, स्तनपान कराया जाता है। वॉलीबॉल पद ये कोई भी स्तनपान कराने की पोजीशन नहीं है। साइड लेइंग पद यानी कि इसको लेट करके भी जो स्तनपान कराता है उसके अंतर उसको कहते हैं साइड लेइंग पद। तो ये तीनों है, वॉलीबॉल पद नहीं है। अगला है गर्भनाल की देखभाल का सही तरीका है। नारियल का तेल लगाना, बेबी पाउडर लगाना, गर्भनाल को सूखा रखना या फिर सभी। इसका सही उत्तर है गर्भनाल को सूखा रखना। ये गर्भनाल की देखभाल का सही तरीका है। जन्म लेने के बाद कब शिशु को उसकी माता के साथ त्वचा के संपर्क में रखा जाना चाहिए? जन्म के पहले घंटे के दौरान, जन्म के 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, कभी भी। इसका सही उत्तर है जन्म के पहले घंटे के दौरान। इसी को ही हम केएमसी केयर भी कहते हैं, यानी कि कंगारू मदर केयर भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ भी गया है। कंगारू पद्धति का संबंध है प्रसव से, प्रसव पूर्व व्यायाम से, माँ एवं नवजात शिशु से या फिर सभी। इसका सही उत्तर है माँ एवं नवजात शिशु से संबंध है इसका कंगारू पद्धति का। अगला प्रश्न है नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? 3 बार, 4 से 5 बार, 8 से 12 बार, कभी भी। तो इसका सही उत्तर है 8 से 12 बार नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। स्तनों से निकाला गया दूध कितनी देर तक रखा जा सकता है? 1 घंटे, 6 से 8 घंटे, 24 घंटे या फिर 20 मिनट। इसका सही उत्तर है 6 से 8 घंटे। संपूर्ण स्तनपान को कहते हैं 6 माह तक केवल माँ का दूध देना, 3 माह तक देना, 1 वर्ष तक माँ का दूध देना, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 6 वर्ष तक केवल माँ का ही दूध देना, पानी भी न देना। ये संपूर्ण स्तनपान कहलाता है। इसी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है? जन्म का पहला सप्ताह, जन्म का दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह या फिर चौथा सप्ताह। इसका सही उत्तर है जन्म का पहला सप्ताह नवजात शिशु के संदर्भ में सबसे घातक समय होता है, क्योंकि यही समय होता है जब बच्चा वातावरण से समायोजन करता है और अगर समायोजन करने में ज़्यादा कठिनाई अनुभव करता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक काल कहलाता है। नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? यह गर्भधारण की संभावना को कम करता है, ये फायदा भी शामिल है। शिशु को शारीरिक मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, ये भी फायदा शामिल है। शिशु की पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, ये भी फायदा शामिल है। प्रसव के बाद रक्तस्राव की मात्रा कम न करना, ये वाला इसका गलत है। यानी कि ये तीनों तो फायदे में शामिल है, ये फायदे में नहीं शामिल है। इसका सही उत्तर है डी। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 अप्रैल या फिर 1 से 7 नवंबर। इसका सही उत्तर है 1 से 7 अगस्त। नवजात की हृदय की गति होती है 120 से 140 पर मिनट,
100 से 190 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट, या फिर ये 140 से 170 पर मिनट। इसका सही उत्तर है 120 से 140 पर मिनट। यदि माँ को सर्दी जुकाम है तो स्तनपान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नियमित कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, पाउडर दूध पिलाना चाहिए, फल का जूस पिलाना चाहिए। इसका सही उत्तर है नियमित करना चाहिए। जुकाम हो चाहे सर्दी हो, लेकिन स्तनपान माँ को बराबर कराते रहना चाहिए। नियोनेटल मोर्टेलिटी से आशय है जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के बाद 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, या फिर जन्म के 7 सप्ताह बाद होने वाली मृत्यु। इसका सही उत्तर है जन्म के 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को ही नियोनेटल मोर्टिलिटी कहा जाता है, यानी नवजात मृत्यु दर। गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? 25 सप्ताह, 28 सप्ताह, 30 सप्ताह, या फिर 32 सप्ताह। इसका सही उत्तर है 28 सप्ताह। नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का पूरे देश में कार्यान्वयन कब किया गया? सन 2008 में, सन 2009 में, सन 2010 में, सन 2011 में। इसका सही उत्तर है सन 2011 में। अगला प्रश्न है अपगार स्केल में कितने कारकों का परीक्षण किया जाता है? 5, 6, 7, 8। इसका सही उत्तर है 5। देखिए जो अपगार स्केल है इसको वर्जीनिया अपगार ने खोजी थी इस विधि को। इसे अपगार अंक भी कहा जाता है। इसमें 5 पहलू होते हैं और 0 से 2 अंक दिए जाते हैं। इसमें बालक की जो है इस 5 के अंतर्गत इसमें बालक की हृदय गति देखी जाती है और उसकी सांस की दर देखी जाती है, पेशीय स्फुरण यानी कि वो उसका हिलना डुलना देखा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया देखी जाती है यानी कि वो रिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं, उसको छूने पर पैर को मोड़ रहा है कि नहीं, और रुलाने पे रो रहा है या नहीं रो रहा है, ये सब चीज़ें। रंग देखा जाता है, 5वें में रंग देखा जाता है, शरीर का रंग नीला है, काला है, लाल है या फिर सामान्य है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। जैसे अगर हृदय गति है, अगर वो बच्चे में उपस्थित है उसको 0 दिया जाता है, अगर अनुपस्थित है तो 0 दिया जाता है, और अगर 100 से कम उसका हार्ट रेट आ रहा है तो उसको 1 दिया जाता है, और 100 से अधिक इसका हृदय गति आती है तो 2 नंबर दिया जाता है। उसी प्रकार से उसकी सांस की दर अगर अनुपस्थित होती है तो 0, और अनियमित कभी तेज कभी धीमी चल रही है तो उसको 1 नंबर दिया जाता है, और अगर उसकी श्वास की दर अगर अच्छी होती है तो उसको 2 नंबर दिया जाता है। इसी प्रकार से और भी सभी चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखिए अपगार स्केल का उच्चतम स्कोर है 10, 8, 9 या फिर 5। इसका सही उत्तर है 10, यानी 10 नंबर पाने वाला जो नवजात शिशु होता है वो पूर्णतः स्वस्थ होता है। अब आगे देखिए अपगार स्केल का सामान्य स्कोर क्या है, यानी कि 10 ना आए तो इनमें से कौन सा अंक आए तो भी बच्चा सामान्य माना जाता है। 7, 8 अंक मिले तो, 9 अंक मिले तो, ये तीनों ही सामान्य बच्चों का अपगार स्केल है, यानी कि इसका सही उत्तर है सभी। परिवार नियोजन की विधि है डिम्पा, लैम, डायाफ्राम या फिर सभी। ये एक इंजेक्शन है जो अंडोत्सर्ग को रोकती है। लैम जो है ये स्तनपान कराने की विधि, इसको लैक्टेशन एमिन्यूरिया मेथड भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, यानी कि जब तक पूर्ण स्तनपान कराया जाता है तब तक गर्भधारण की संभावना 0 हो जाती है। एक है डायाफ्राम, ये महिलाओं का ये परिवार नियोजन की विधि है। सभी यानी इसका सही उत्तर है सभी, ये तीनों ही चीज़ें परिवार नियोजन की विधि है। बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशु से,
जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशु से, जन्म लेने वाले प्रति 10,000 शिशु से, या फिर सभी? इसका सही उत्तर है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशु से इसकी गणना की जाती है। शिशुओं में दांत निकलने का समय होता है 6 से 7 माह, 3 से 6 माह, 12 से 15 माह, या फिर गर्भावस्था में? इसका सही उत्तर है 6 से 7 माह। शिशु में लघु पाचक व्याधि है, यानी कि पाचन संबंधी छोटे जो रोग हैं वो कौन से हैं इसमें? अतिसार, घेंघा, खसरा, हैजा? इसका सही उत्तर है अतिसार, या शिशु में लघु पाचक व्याधि है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या फिर 450 ग्राम? इसका सही उत्तर है 350 ग्राम। हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और संचार प्रणाली और आंतरिक यौन अंगों जैसे संयोजी ऊतकों को जन्म देता है? मोरुला, एंडोडर्म, मेसोडर्म, या फिर एक्टोडर्म? ये जो निषेचित डिंब होता है इसके 3 भाग होते हैं, इसकी 3 परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। तो इसमें कौन सी परत, ये जो देखा आपने पीछे, हड्डी, मांसपेशी, हृदय और संचार प्रणाली को जन्म देते हैं? मेसोडर्म ही इन अंगों को बनाता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम जैसा एक चिकना पदार्थ लगा रहता है जो गर्भ में शिशु की रक्षा करता है। इसका सही उत्तर है लेनुगो, वर्निक्स, कैसियोका, मैकोनियम, या फिर कोई? इसका सही उत्तर है वर्निक्स, कैसियोका। बाकी जो लेनुगो है ये बच्चों के शरीर में जन्म के समय जो बाल पाए थे उसको कहा जाता है, और मैकोनियम बच्चे का प्रथम मल होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र को जन्म देता है? मोरुला, एंडोडर्म, मेसोडर्म, या फिर एक्टोडर्म? इसका सही उत्तर है एक्टोडर्म। 2 वर्ड स्टेज है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, यानी कि इसमें बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर बोलता है, जैसे यहाँ आ, खाना दे, पानी दे, और यानी कि 2 शब्दों को जोड़ करके बोलता है। तो ये उम्र है इसकी 2 साल। इसका सही उत्तर है 2 साल। अगला प्रश्न है, दूध के अतिरिक्त पूरक आहार शिशु को किस आयु में देना प्रारंभ कर देना चाहिए? 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 साल? इसका सही उत्तर है 6 माह। शिशु के पहले मल त्याग को कहा जाता है? मैक्रीनियम, मेलोनियम, मैकोनियम, सभी? सही उत्तर है मैकोनियम। नवजात के बाल कहलाते हैं लाइनोगो, लागुनो, लेनुगो, सभी? इसका सही उत्तर है लेनुगो। बालक के मस्तिष्क का 90% विकास किस आयु में हो जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। लेकिन अभी जो LT का प्री एग्जाम हुआ था उसमें 8 वर्ष माना गया है, लेकिन सही उत्तर 5 वर्ष ही है। जन्म के समय नवजात की छाती की परिधि होती है 28 से 29 सेंटीमीटर, 31 से 33 सेंटीमीटर, या 12 से 13 इंच, 33 से 35 सेंटीमीटर, या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी, 31 से 33 सेंटीमीटर, या फिर 12 से 13 इंच। जन्म के समय सिर की परिधि होनी चाहिए 30 से 31 सेंटीमीटर, 32 से 33 सेंटीमीटर, 28 से 29 सेंटीमीटर, 33 से 35 सेंटीमीटर, या 13 से 14 इंच? इसका सही उत्तर है डी। टोडलर एज कहलाती है 1 साल, 2 साल, 1 से 3 साल, कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 1 से 3 साल। टोडलर एज का मतलब होता है जब बच्चे खड़े होकर के चलना सीखते हैं और लड़खड़ाकर चलते हैं, उसी को टोडलर एज कहा जाता है। जन्म के कितने दिन बाद गर्भनाल का स्वतः पतन हो जाता है? 2 दिन, 7 से 14 दिन, 9 से 10 दिन, कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 7 से 14 दिन के अंदर गर्भनाल स्वयं ही टूटकर सूखकर गिर जाता है।
नवजात के शरीर पर पाए जाने वाले लैंगो सबसे पहले कहाँ से हटते हैं? चेहरे से, हाथों से, पीठ से, कहीं से भी। चेहरे से हटते हैं। गर्भवती 16 से 20वें सप्ताह में शिशु की पहली हलचल महसूस करती है जो कहलाती है वॉलेटमेंट, क्विकनिंग, ए बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्विकनिंग। पेड़ों से नाभि तक लंबी काली रेखा कहलाती है लीनिया नाइग्रा, स्टेरी ग्रेविडेरम, ए बी दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा वही जो पेड़ों से नाभि तक काली रेखा जाती है, जिसको देखकर गांव की महिला अक्सर पता लगाती है तुम्हारे ये लड़की होगी या फिर लड़का होगा। इसी को लीनिया नाइग्रा कहते हैं। वो वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं, लेकिन बता रही हूँ कि वही रेखा अक्सर हम लोग देखती हैं। ये लीनिया नाइग्रा है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में पेट, जांघों आदि पर सफ़ेद धारियाँ आ जाती हैं, इसे कहते हैं स्ट्राई ग्रेविडेरम, लीनिया नाइग्रा, लैंगो सभी। इसका सही उत्तर है स्ट्राई ग्रेविडेरम। आज का सेशन यही समाप्त होता है और गर्भावस्था से और शिशु से संबंधित अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।